नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में हालांकि राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया है। प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ और नैरेटिव का मुद्दा बनाएगी बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें तो विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ और नैरेटिव को विशेष तौर पर मुद्दा बनाने की तैयारी अब बीजेपी करेगी और इसी को लेकर बाकायदा एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। बीजेपी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया है। बैठक में प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया है। दरअसल विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ और नैरेटिव को मुद्दा बनाएगी पार्टी। महामंत्री अनूप गुप्ता ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। साथ ही साथ जेपी नड्डा भी इसी में मौजूद हैं और ये बैठक लगातार जारी है। तमाम बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद हैं। लखनऊ में ये बैठक लगातार जारी है। बैठक में पेश किया गया राजनीतिक प्रस्ताव, जहाँ पर विशेष तौर पर फोकस रहा कि विपक्ष के द्वारा फैलाए गए झूठ और नैरेटिव को लेकर मुद्दा बनाने की तैयारी बीजेपी की है और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में आप इसी को मुद्दा बनाकर अपनी कार्य योजना को तैयार करने की तैयारी बीजेपी की रहेगी। आगे बढ़ लेते हैं। बैठक में पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं आपको। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। सर, लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली ये कार्य समिति बैठक है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी समय समय पर बैठक करके निर्णय लेती है और ये आज की कार्य समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। कार्यकर्ता भविष्य में इस संकल्प के साथ कि 2/3 नहीं 3/4 बहुमत से पार्टी विजयी हो, इसके साथ पार्टी काम करेगी और निश्चित रूप में आने वाला समय भाजपा का समय है और मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश भारी मतों से जीतेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आप सुन रहे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आने वाला समय है वो भारतीय जनता पार्टी का है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। सुरेश कुमार खन्ना ने इस दौरान क्या जानकारी दी है, सुनिए। सुरेश खन्ना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कार्य समिति है। जिस तरीके से 7 राज्यों में 13 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें 10 सीटें अब इंडिया गठबंधन को मिल गई, जिनसे उनका जो एक लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। तो इस बार क्या रहने वाला है बैठक में? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। उनका कोई स्ट्रांग नहीं हो गया है जी। वो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को जोड़ रहे हैं जी। इसका कोई मतलब नहीं। और ये चुनाव जो है विधायकी का जी। ये केवल पॉलिसीज बेस्ड नहीं होता, बिल्कुल सर। ये पर्सनालिटी बेस्ड भी होता है। जी। तो इसलिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। सर, 27 और उपचुनाव को लेकर भी रोड मैप आज तैयार होगा। 27 को तो हम बम्पर जीतेंगे। तो देखिए, 27 में एक बम्पर जीत के आश्वासन के साथ यहाँ पर जो सुरेश खन्ना जी हैं उन्होंने ये बात बोली है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो इधर बीजेपी नेता कौशल किशोर ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। कौशल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, लोकसभा चुनाव के बाद पहली कार्य समिति है आज 27 और उपचुनाव को साधने के लिए, लेकिन जिस तरीके से अभी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन 10 सीट ऑलरेडी पा गई है, जिससे उनका जो जोश है वो बढ़ गया है। देखिए, उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश का नहीं है। जहाँ उपचुनाव होते हैं वो इंडिया गठबंधन भी आपस में भी लड़ा है। ये इंडिया गठबंधन की सीटें नहीं है, व्यक्तिगत तरीके से जीती हुई सीटें हैं। इसका आने वाले समय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज किस तरीके से रणनीति पर काम होना है? आज तो कार्य समिति है, उस पर बैठकें होगी, बातचीत होगी।
चुनाव पर भी चर्चा होगी, पिछले चुनाव की हार पर भी चर्चा होगी। आगे हम कैसे जो है लोगों पे बीच में जाएंगे, उस पर एक रचनात्मक निर्णय लेने का काम होगा। जो इंडिया गठबंधन ने यानी सपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, एक भ्रम पैदा किया। साथ में ये भ्रम पैदा किया कि जो है 8500 रुपये 4 तारीख को गिनती होगी, 4 जून को, 5 जून को जो है खाता में महिलाओं के 8500 रुपये, हर साल 1 लाख रुपए मिलता रहेगा। वो भी भ्रम दूर हुआ, ये जो लोगों के अंदर लालच पैदा किया। तो उसके और पीडीए जो बनाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उस पर हमने जो है डीपीए बनाया है, दलित, पिछड़ा और अगड़ा। दलित, हिंदू और सिख में, पिछड़ा और अगड़ा हमारा निश्चित तरीके से जो है ये सारी चीज़ें जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब में है, पिछड़ा और अगड़ा। तो उन सब लोगों को जोड़ करके फिर से हम काम करते आए हैं। हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत देश में मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। इसके लिए एक कार्य समिति उत्तर प्रदेश में बुलाई गई। कौशल जी, क्या कोई नाराजगी थी कार्यकर्ताओं और कैंडिडेट्स के बीच? कार्यकर्ताओं और उनके बीच में कोई नाराजगी इस तरह की नहीं है। एक भ्रम जो पैदा किया गया, इससे वोटर चला गया और बसपा का बड़े पैमाने पे उसी तरह वोटर बसपा में न जा करके और कि संविधान खत्म हो जाएगा, एक डर जो पैदा किया, आरक्षण खत्म हो जाए, डर पैदा किया, तो वो जो है उत्तर प्रदेश में जो है सपा और बसपा में चला गया, सपा और कांग्रेस में चला गया, जिसकी वजह से हार। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कौशल किशोर जी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। इधर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने इस बैठक को लेकर क्या जानकारी दी है, क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, लोकसभा चुनाव के बाद पहली कार्य समिति है ये। हमारे यहाँ कार्य समिति, जाहिर सी बात है, पहली कार्य समिति लोकसभा चुनाव के बाद है। उससे पहले भी कार्य समिति होती रही है, हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति में भी रहे हैं, आपने देखा है। और कार्य समिति इसीलिए होती है कि चुनाव में क्या चीजें बेहतर करना थी, नहीं हुई, और कौन सी चीजें आगे के चुनाव में बेहतर करनी है, उस पर विचार करते हैं, उस पर हमको निर्देश मिलते हैं संगठन की ओर से, और उस पर हम लोग काम करते हैं। कांग्रेस ने पोस्टर वॉर फिर से जारी कर दिया है, कहा राम जी के आशीर्वाद के बाद अब और भी विष्णु भगवान के भी लगातार आशीर्वाद उन्हें मिल रहे हैं। मुझे भी लगता है कि उन्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि उनको सद्बुद्धि का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सद्बुद्धि आ जाना चाहिए। अभी तक उनको सद्बुद्धि नहीं आई है। हमको आशीर्वाद प्राप्त है कि देश की जनता की सेवा करिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं एनडीए की सरकार में, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम खुद जनता के हितों के काम कर रहे हैं। जनता के लिए हमको आशीर्वाद प्रभु श्री राम का भी है। और वहीं राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने भी इस बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। बलदेव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कार्य समिति हो रही है, जिस तरीके को अब 27 और उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। 7 राज्यों में 13 सीट पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली हैं। देखिए, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के आज प्रदेश की चुनाव के बाद पहली कार्य समिति है, और इस कार्य समिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी, जगन्नाथ नड्डा जी रहने वाले हैं, और बहुत सारे राजनीतिक प्रस्ताव, बहुत सारी पार्टी को 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। और जहाँ तक आपका कहना है कि भी उपचुनाव हुए, अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि स्टेट वाइज ये चुनाव होते हैं, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी, आप देखिए आगे उपचुनाव होगा, 10 सीटों पे चुनाव होगा, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी मानिए यहाँ सर जीतेगी। सर, इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर्स भी लगा दिए हैं, कह रहे हैं जिस तरीके से अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद मिला था, वही बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिल गया है। देखिए, उनको ये बात कहनी नहीं चाहिए, वो जब मानते ही नहीं हैं, ना भगवान राम को माने ना भगवान विष्णु को माने, तो उन पे ये बातें कहने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, इसको जो धार्मिक वो हैं उसको इस राजनीति के साथ जोड़ के नहीं चलना चाहिए। अलग अलग विषय होते हैं, और ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में 64-65 सीटें भी पार्लियामेंट की जीती हैं। 2/3 बहुमत विधानसभा में 2017 में रहा है, 2022 में रहा है, और आगे 27 में भी रहेगा। एक आखिरी सवाल, आज सर किन रणनीतियों पे वर्कआउट होगा, किन क्या क्या चीज़ें डिसाइड होंगी, क्या रोड मैप तैयार होगा? देखिए, अभी कार्य समिति चलने वाली है, जो शीर्ष नेतृत्व का हम लोगों को आशीर्वाद मिलने वाला है, जो हमें उसके सेध देने वाले हैं।
कि आगे कार्यकर्ताओं किस तरह से चलना, उस तरह से पार्टी को हम आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे बलदेव सिंह को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। सुरेश सर, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कार्य समिति है। जिस तरीके से 7 राज्यों में 13 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें 10 सीटें अब इंडिया गठबंधन को मिल गई, जिनसे उनका जो एक लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। तो इस बार क्या रहने वाला है बैठक में? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, उनका कोई स्ट्रांग नहीं हो गया है जी, वो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को जोड़ रहे हैं, जी, इसका कोई मतलब नहीं। और ये चुनाव जो है विधायकी का, जी, ये केवल पॉलिसीज बेस्ड नहीं होता, बिल्कुल सर, ये पर्सनालिटी बेस्ड भी होता है। जी। तो इसलिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। सर, 27 और उपचुनाव को लेकर भी रोड मैप आज तैयार होगा। 27 को तो हम बम्पर जीतेंगे। तो देखिए, और निकिता सरीन मेरी सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। निकिता, अब आप ही का रुख कर लेती हूँ क्योंकि लगातार आपके हमने रिपोर्ट्स भी देखी हैं, आपने तमाम नेताओं से, मंत्रियों से बात भी की है, लिहाजा यहाँ पर पूरे आत्मविश्वास के साथ और आत्मविश्वास से लबरेज हर एक नेता नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कार्य समिति की बैठक पहले भी होती रही है, लेकिन आने वाली क्या रणनीति है उसको लेकर चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। जाहिर है ये कार्य समिति इसलिए भी इम्पोर्टेंट बताई जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक निराशाजनक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है 2019 के कंपैरिजन में, अगर बात की जाए 64 सीट और घट के उसके बाद 2024 में 33, इतना कम। और साथ ही साथ बीजेपी का जो वोट शेयर है, वोट बैंक है, वो भी कम हुआ। इसको लेकर के आज अब 27 को टारगेट करना है क्योंकि विधानसभा चुनाव है और साथ ही साथ उपचुनाव कुछ ही समय में होने वाले हैं। उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि पहले से जो अपनी तैयारियां हैं उनको पूरी पुख्ता कर दे। तो फिलहाल आज की कार्य समिति इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि केंद्र से लेकर के सभी कैबिनेट मंत्रियों की अंदर मौजूदगी है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मौजूद रहे और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम अंदर मौजूद हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और साथ ही साथ जेपी नड्डा जी भी जो संबोधन है वो करेंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है और अपने आप को फिर से एक बार मैदान में दोबारा से लाना, एक अच्छा कमबैक करना, ये बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से विपक्ष ने जो एक नैरेटिव फैलाया था उसको लेकर के भी अब ये भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो सभागार है, अभी मैं आपको विजुअली भी दिखाऊंगी कि जिस सभागार में अभी ये जो बैठक चल रही है, बैठक अभी लंबी चलेगी। ठीक मेरे सामने सभागार है जहां पर जो बैठक है वो चल रही है। आशियाना स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है जहां पर ये जो कार्य समिति की बैठक है वो अभी चल रही है। और आपको बता दें कि पार्टी का जिस तरीके से वोट शेयर भी 8.50% जिस तरीके से घट गया था और इस बैठक में चुनाव में हुई हार से निपटने के लिए भी किस तरीके से चीजें हों उस पर भी मंथन होगा। कई प्रस्ताव के बारे में आपको बता दूं कि जो राजनीतिक प्रस्ताव हुए हैं उसकी भी कई मुख्य बातें हैं। वो आपको बता दें कि विपक्ष ने जिस तरीके से झूठ प्रचार के कारण चुनाव में सफलता नहीं मिली थी, साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे उठे थे, महिलाओं को पैसे दिए जाने की बात थी, संविधान बदलाव जैसे जो मुद्दे हैं वो उठाए गए थे विपक्ष द्वारा। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, ये सारी चीजें बोली गई थी। समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो अपना असली चरित्र दिखाती है। सपा ने हमेशा आरक्षण, बाबा साहेब का विरोध किया है, इस तरीके की भी कई चीजें हैं। और साथ ही साथ हम एक और अधिक सामर्थ्य के साथ जुट होना है, ये भी बातें अंदर। लेकिन निकिता, आज की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो इस लिहाज से भी क्या महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि हाल ही में जो अभी उपचुनाव के नतीजे आए हैं और उसमें जितनी उम्मीद बीजेपी को खुद से थी, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की 2 सीटों पर बात करें जहां पर वो दोनों सीटें कांग्रेस को गई हैं, और उत्तराखंड में तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, कहा यह जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि लोगों के हितों का ये कानून है और लोग बड़े स्वागत के लिए इसको देखते हैं, स्वागत करते हैं इस बिल का। लेकिन उसके बावजूद विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों को हारना, क्या ये चिंता का सबब नहीं हो जाता? और क्या उन चुनाव को लेकर भी, नतीजों को लेकर भी इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा हो रही है या फिर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी अब ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से हालांकि अब देखिए ना कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरीके से खुश हैं, पोस्टर वॉर यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और उस पर साफ तौर पर लिखा है कि जिस तरीके से राम मंदिर में राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अब वहीं जो विष्णु जी हैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो एक जो बुलंद हैं उनके जिस तरीके से सारी एक होप और उम्मीद बहुत ज्यादा जग गई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो गया है कि अपने आप को वापस से प्रूव करना, क्योंकि अभी जिस तरीके से 13 विधानसभा में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और उसके बाद 10 सीटें इंडिया गठबंधन के पास चली गई है। हालांकि यहाँ पर हमने कई कैबिनेट मंत्रियों से बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की बात यहाँ नहीं हो रही है और उत्तर प्रदेश के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का जो आने वाला समय है वो बेहद अच्छा रहने वाला है, लेकिन समय इस तरह से अच्छा नहीं रह पाएगा क्योंकि एक सबक लोकसभा चुनाव से मिल चुका है। अब आगे जो मेन टारगेट है वो इनके पास दो हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ आपको बता दूं कि उपचुनाव भी 10 सीटों पर होने हैं और इसमें एक कमबैक करने का एक मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है। कार्यकर्ता लगातार नाराज, संगठन के लोग लगातार नाराज, प्रत्याशी और जो जनता है उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं बैठा, तो तमाम चीजों पर काम करना है और साथ ही साथ जो हार के फैक्टर्स है, सोशल मीडिया का लगातार प्रभाव जो पड़ा है, तो राजनीतिक प्रस्ताव जिस तरीके से पास किया गया है यहाँ पर अब एक 10 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे वो इसलिए भी बहुत चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तो इंडिया ब्लॉक है, दूसरा बसपा बेहद एक्टिवनेस के साथ, मायावती और दूसरा चंद्रशेखर आजाद, जिस तरीके से उनकी पार्टी पूरी तरीके से उभर कर सामने आई है और ताकत का उन्होंने एक परिचय दिया है। लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है और वो सांसद बनकर भी नगीना सीट से पहुंचे हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस होने वाला है कि एक तो लोकसभा चुनाव का नतीजा, उससे क्या सबक लिया और ये जो बैठकें चल रही हैं क्या वो सफलता को दर्शाती हैं या फिर उनमें कोई निष्कर्ष निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा, ये एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो 2007 के बाद बहुजन समाज पार्टी का एक जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया था। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की अगर बात की जाए तो उनके लिए ये उपचुनाव एक मजबूरी भी है और एक चुनौती भी है। क्यों? क्योंकि साफ तौर पर इस बार जो दलित वोट बैंक है वो छिटक करके यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उनके पास चला गया, तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक चिंता का विषय जरूर है और साथ ही साथ अब इनका एक कॉम्पिटिटर भी मैदान में आ चुका है जो लगातार दलित वोट बैंक है उसको अपनी तरफ छिटका सकते हैं। तो अब चुनाव में बिल्कुल निकिता, और ये कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है और लिहाजा इसको लेकर भी बैठकें चल रही है। निकिता, आपने जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। जय शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जय, आपका रुख कर लेती हूँ, जहां पर आप मौजूद है किस प्रकार की हलचल है, कौन कौन आ रहा है और अभी तक किन एजेंडों को लेकर चर्चा हुई है, कुछ इनपुट्स है क्या आपके पास? हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुँचने वाले हैं। खुद उन्हें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए जो एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, यहाँ पर तमाम भारतीय कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी मौजूद हैं और बैठक चली जो 2027 में चुनाव होने हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से 2027 के चुनाव में विजय हासिल करें। तमाम तरह का एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया है जिसमें तमाम मुद्दे रखे गए हैं जिन पर 27 पर कहीं ना कहीं विजय हासिल करनी है। तो इस वक्त की आपकी गतिविधियां दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं और तमाम आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दिख जाएंगे जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद हैं, इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और ये रणनीति बनाई जा रही है कि जो विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव भी आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसको किस तरह से उस पर फतेह हासिल की जाए। हालांकि जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो भी पेश किया गया, उसमें साफ बताया गया कि जिस तरह से अगर हमने उनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है, उन्होंने बताया कि कितनी आत्मविश्वास के साथ तमाम नेता नजर आ रहे हैं, बाकायदा उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी सुनवाई हैं। जरा ये जो राजनीतिक प्रस्ताव है इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए कि क्या है ये प्रस्ताव और क्या क्या बिंदु इसमें मेंशन किए गए हैं, क्या नैरेटिव या फिर जो भ्रामक बातें विपक्ष के द्वारा ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही थी क्या उनको मेंशन किया गया है, क्या मुद्दे होंगे जो वो जनता तक पहुंचेंगे?
बिल्कुल आपको बताते हैं, जिस तरह से राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया उसकी मुख्य बातों में विपक्ष के द्वारा जो झूठे प्रचार के कारण चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई है उसको भी दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से महिलाओं को पैसा बांटना, संविधान बदलना जैसी तमाम बातें कही गई थी जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष दांव मार ले गया, इन सब बातों पर चर्चा हुई। वहीं साथ ही साथ भाजपा का जो ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है उस पर भी पूरी बात रखी गई है। सपा सत्ता में आते ही बताया जा रहा है कि अपनी असली चरित्र दिखाएगी। सपा अगर कहीं ना कहीं सत्ता में आ गई तो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध कर सकती है। और साथ ही साथ इन्होंने एक अहम मुद्दा रखा है कि अगर राहुल गांधी कहीं ना कहीं अगर सत्ता में आते हैं तो वो एक जो जिस तरह से उन्होंने संसद में हिंदुओं को लेकर के टिप्पणी की थी, तो उनका कहना है कि हिंदू शब्द बोलना भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित हो जाएगा। हिंदू समाज को इनको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। तो इस तरह के तमाम प्रस्ताव रखे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है पूरे देश में एक उदाहरण बनी हुई है। जिस तरह से चल रहा है लॉ ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से कायम है। लगातार कार्रवाई की गई, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको भी रखा गया है। बड़े बड़े माफियाओं को धराशायी किया गया है। यानी अपनी सरकार की उपलब्धियां, लेकिन सरकार के क्या विपक्ष की क्या विफलताएं रही, क्या मुद्दे और क्या वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश लोगों के बीच में कर रहे हैं, उनको मुद्दा बनाया गया है। लेकिन उपचुनाव को लेकर इसमें क्या मुख्य तौर पर चर्चा की संभावना है या अभी तक जो इनपुट्स आपके पास आए हों? जय, जिस तरह से उपचुनाव आने वाले हैं उसको भी लेकर के तमाम चर्चाएं हैं और किस तरह से ये पूरा जो एक समीकरण है वो बिठाने की कोशिश की जा रही कि उपचुनाव में रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट आए और उसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है। तो दोनों चुनाव को देखते हुए पूरा समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही। तमाम जो कार्यकारिणी जो बैठक है उसमें तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम मंत्री हैं, सब लोग शामिल हैं। उनके साथ में ये किया जा रहा है कि किस तरह का समीकरण बिठाया जाए ताकि उपचुनाव में हर सीटों पर विजय हासिल हो। जी बिल्कुल जय, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये बैठक लिहाजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी नजर आप जय इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। निकिता, आपका भी बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और संजय तिवारी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। कौन कौन अभी तक पहुंचा है और जेपी नड्डा चूंकि थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले, कितना समय रह गया उनके पहुंचने का? अभी इस समय एयरपोर्ट पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है, योगी जी का। इस समय योगी जी अभी अंदर भी जा चुके हैं रिसीव करने के लिए। अभी ये कुछ समय लगेगा जेपी नड्डा को आने में, मगर यहाँ पे अभी पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी आ चुके हैं एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। यहाँ पे काफी कार्यकर्ता भी हैं, ढोल मंजीरे से स्वागत भी करने के लिए तैयार हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। काफी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल, अपनी नजर आप इस पर सजग बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को और तस्वीरों को साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े थे जिन्होंने बताया कि कार्य समिति की बैठक में अभी तक फिलहाल कौन कौन पहुंचा है, कितने और मेहमान आने बाकी हैं और क्या मुख्य प्रस्ताव में, राजनीतिक प्रस्ताव में मुद्दा रखा गया है।